हेलो, नमस्कार दोस्तों। माई सेल्फ महेंद्र कुमार। और आज हम एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, हिंदी। जो अपन रीड लेवल फर्स्ट और रीड सेकंड दोनों लेवल में एक ऐसा टॉपिक आ जाता है, संधि। हिंदी व्याकरण में संधि एक टॉपिक आता है जिसमें अपन काफी कंफ्यूज हो जाते हैं और आते हुए भी अपन उस सवाल को गलत कर देते हैं। ताकि अब आज हम ऐसी अच्छी तरीके से इनके कुछ नियमों को देखेंगे ताकि अपन इसको गलत ना कर सके और अच्छी तरीके से इनको कर सके। देखिए, अब आपके रीट के लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड का 25 अप्रैल को कह रहे हैं कि एग्जाम होगा और आप तन मन धन से उसमें जुट जाइए, सब एकजुट कर दीजिए ताकि आपको अपना लक्ष्य मिल सके। रीट लेवल में हिंदी में कुछ व्याकरण भी किए हैं, व्याकरण में कुछ सुधार भी किए हैं। जैसे आपको पता होगा, राजस्थानी शब्दों का हिंदी में रूपांतरण, ये एक नया टॉपिक जोड़ा है और बाकी कुछ 2-4 और नए टॉपिक जोड़े, बाकी पुराना ही है, ज्यादा नहीं जोड़े। लेकिन अब अपन शुरुआत एक संधि से करते हैं। संधि एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अपन काफी अलझ जाते हैं। अगर अपन याद करते याद भी हो जाता है, लेकिन महीने भर बाद वापस भूल जाते हैं। लेकिन आज अपन इसे अच्छी तरीके से याद करेंगे ताकि संधि भूले नहीं। सबसे पहले संधि, अपन अब संधि का ही इसका पोस्टमार्टम करके देखते हैं, टुकड़े करके देखते हैं कि इसके टुकड़े क्या होते हैं। संधि संधि के टुकड़े होंगे सम धन दी, सम प्लस दी। संधि के टुकड़े हो गए सम धन दी। कौन सी संधि है इसमें? संधि शब्द में संधि शब्द के टुकड़े होंगे सम धन दी और इसमें होगा कौन सा? व्याकरण व्यंजन संधि। व्यंजन संधि इसमें अपन ले सकते हैं। व्यंजन संधि कैसे हुआ? देखो, इसका एक नियम है, म का नियम है। म का नियम है कि म के आगे क से लगाकर म तक कोई भी स्पर्शी व्यंजन आप समझते हो कि स्पर्शी व्यंजन। मेरा जो पहले का एक वर्ण विचार का वीडियो था उसमें मैंने अच्छी तरीके से आपको समझाया और आपने समझा भी होगा, आशा करता हूं। अब देखिए, ये इसमें म के नियम है कि म का न कैसे बनता है। अपन समधन दी, अब न कैसे बन गया इसका अपन थोड़ा सा देख लेंगे। म के आगे क से लगाकर म तक कोई भी स्पर्शी व्यंजन हो तो म का क्या हो जाता है? इस जो ये वर्ण है, इस वर्ण का अंतिम वर्ण का 5वां अक्षर, इस वर्ण के 5वां अक्षर हो जाता है। वर्ण का इस द का 5वां वर्ण, इसका 5वां वर्ण क्या होगा भाई? पंचम वर्ण ध का, त थ द ध न, इसका 5वां वर्ण हो गया न। तो इस हिसाब से ये न आएगा। अब न को लिखने के भी 2 तरीके हैं। क्या करें? या तो इसमें अपन क्या लिख दे, या तो अनुस्वार लगा दे तो भी ठीक है, और अगर अनुस्वार के स्थान पर अगर न लिखे, न हलंत, तो भी सही है। तो इसलिए ये म के आगे क से लगाकर म तक कोई व्यंजन है, इसलिए उनका अंतिम 5वां वर्ण हो जाता है। ये अपन का व्यंजन संधि में एक नियम है, उसमें पढ़ेंगे अपन। तो ध का त थ द ध न का क्या हो गया? म का न हो जाता है। तो इसलिए अपन संधि कैसे लिखेंगे? स और ये न आ जाएगा और दी, ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, संधि। ऊपर यहाँ विसर्ग आ जाएगा, संधि। दोनों ही सही है। लेकिन एक बात ध्यान रखना मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक जैसे अपन हिंदी लिखते हैं, हिंदी कैसे लिखते हैं? ये हिंदी ऐसे। अब हिंदी के अगर टुकड़े करेंगे तो क्या होगा? हिन प्लस दी, हाँ ये होगा, लेकिन इसमें कोई संधि नहीं है। हिंदी में हिंदी ये राइट है। अपन अगर ऐसे हिंदी लिखते हैं, अगर अनुस्वार करके हिंदी लिखते हैं ये हिंदी, तो ये लगभग ज्यादा राइट नहीं है। इसको अपन कम राइट कह सकते हैं या इसको गलत भी कह सकते हैं, और ये ज्यादा राइट है। तो इस हिसाब से ये संधि के टुकड़े हुए। अब संधि का अर्थ क्या होता है? संधि का अर्थ होता है मेल, मिलाप, मिलना, मित्रता, दोस्ती करना। कहते हैं ना, 2 राज्यों के बीच में अगर शत्रुता हो जाए तो उनकी क्या कराई जाती है? संधि कराई जाती है और दोनों में दोस्ती बनाई जाती है। तो संधि का अर्थ हुआ मेल मिलाप, मित्रता, दोस्ती, खूब सारे अर्थ होते हैं। मेल, मिलाप, मित्रता, या जोड़ना भी हो सकता है। जोड़, किसी को जोड़ होता है, किसी को कहते हैं इसकी संधि टूट गई, ये हो गए, तो ये भी इसमें संधि हो जाती है। अब एक अपन के दिमाग में अगर वर्ड आता है कि यार संधि के अर्थ हो गए, अगर संधि का कोई मान लो विलोम शब्द हो, अपोजिट हो, तो क्या होगा? संधि का अपोजिट क्या होगा? संधि का सबसे अच्छा अपोजिट होगा विग्रह। क्या होगा? विग्रह। संधि का सबसे बेस्ट, एकदम सही अपोजिट होगा विग्रह। वैसे अपन विच्छेद भी कहते हैं तो कोई गलत नहीं है।
विच्छेद भी ये शब्द सही है, लेकिन ये अपन का 80% राइट है और ये 100% ये राइट है। विग्रह, विग्रह ज्यादा सही होगा। तो ये इसका अर्थ, संधि का अर्थ हो गया। अब देखिए संधि कितने प्रकार की होती है, अपन सभी जानते हैं कि संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, अब अपन इसमें देखते हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि 3 प्रकार की होती है। और संधि जिसमें सबसे पहले अपन लेंगे स्वर संधि। स्वर संधि बिल्कुल सरल है, स्वर संधि बहुत ही अच्छी। स्वर संधि के कितने प्रकार बताए गए हिंदी में? स्वर संधि के अपन 5 प्रकार बताते हैं। देखिए संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। संधि की अगर परिभाषा कहे तो क्या होगा? संधि की परिभाषा बिल्कुल नॉर्मल सी परिभाषा है, जहां वर्णों का मेल हो, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो नया शब्द उत्पन्न होता है या उस शब्द में विकार उत्पन्न हो जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाला जो नया शब्द बनता है, नया विकार बनता है, उसे अपन संधि कहते हैं। अब संधि कहाँ होती है? देखो ये ध्यान रखना, संधि ये बीच में हो गया प्लस, संधि ये है पहला पद, ये है दूसरा पद, ये हो गया पूर्व, ये हो गया उत्तर, पूर्व पद और उत्तर पद। ये इसको प्रथम कह सकते हैं, तो इसको प्रथम पद और ये द्वितीय पद, द्वितीय पद, इसको प्रथम पद, इसको द्वितीय पद। अब प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण, और इसमें इनमें संधि होती है, बस इन 2 में ही संधि होती है। प्रथम वर्ण का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, इसमें ये संधि होती है। तो अपन ये ध्यान रखेंगे 2 या 2 से अधिक शब्दों के वर्णों के मेल को अपन क्या कहते हैं? शब्दों के मेल को तो अपन समास कह देंगे, और वर्णों के मेल को, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, ये अपन का बहुत ही अच्छी तरीके से हो गया। अब संधि कितने प्रकार की होती? संधि 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि 3 प्रकार की संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बहुत ही अच्छी तरीके से सही है, ये अपन को सबको आता है, नॉर्मली है। अब आता है कि स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? जहां 2 या 2 से अधिक स्वरों के मेल से जो नया शब्द बनता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। चलिए स्वर संधि को भी अपन देख लेते हैं। ये हो गया स्वर संधि। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि कहते हैं 5 प्रकार की होती है। संधि में अपन लेते हैं स्वर। अब अपन देखते हैं कि स्वर किसे कहते हैं भाई? स्वर कहते हैं कि ऐसे जिसके स्वर और व्यंजन 2 प्रकार के, वर्ण के 2 भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण कहते हैं जिसके टुकड़े न किए जा सके, जो एक श्वास में उच्चारित हो सके, उनको वर्ण कहते हैं। अपने वर्ण विचार में वो अच्छी तरह से देख लिया था। अब स्वर कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं 2 या 2 से अधिक स्वरों के मेल से जो नया विकार उत्पन्न होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? कि स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। हिंदी में स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। संस्कृत में थोड़ी सी अलग हो सकती है, संस्कृत में 2-3 प्रकार और बताए गए हैं। तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 कौन सी होती है? दीर्घ। नंबर 1 दीर्घ संधि। नंबर 2 गुण संधि। नंबर 3 वर्धी संधि, वर्धी संधि। नंबर 3 वर्धी। नंबर 4 यण संधि और नंबर 5 अयादि, अयादि संधि। ये 5 प्रकार की संधि होती है। स्वर संधि के कितने भेद है? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वर्धी संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये 5 प्रकार की संधि होती है। बहुत ही सिंपल सी है, कोई ज्यादा इसमें नहीं है। अब अगर एक बार आपको पूछा जाए कि भाई स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कि स्वर तो 11 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। सिंपल ही है, सरल है। कौन कौन से हैं स्वर? होते हैं अ, आ, ई, उ और री, ए, ऐ, ओ और औ। ये टोटल कितने प्रकार के हो गए? 11 प्रकार के। स्वर 11 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब स्वर 11 प्रकार के होते हैं, लेकिन स्वरों की मात्रा 10 ही होती है। ये ध्यान रख लेना, अ की मात्रा नहीं लगती है। अब स्वर संधि के जो भेद हैं, बस इन्हीं के ऊपर सारा खेल है। फिर दोस्तों, सारा खेल स्वर संधि का इन्हीं स्वरों के ऊपर ही
पूरा खेल है। कैसे है अपन देखते हैं, समझा देते हैं। सबसे पहले लेते हैं दीर्घ। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। दीर्घ का मतलब बड़ा होता है। अगर कोई समान स्वर, दीर्घ में 2 चीज लिखना आप, सिर्फ 2 चीज आएगी दीर्घ में, कि एक तो आएगा समान स्वर, समान स्वर, समान स्वर, और एक आएगा दीर्घ आदेश, दीर्घ आदेश। बस ये 2 शब्दों को आपको याद करना है, समान स्वर, दीर्घ आदेश। जहां 2 या 2 से अधिक समान स्वर मिलकर दीर्घ आदेश हो जाते हैं उसे अपन दीर्घ संधि कहते हैं। अब कहते हैं समान स्वर कौन कौन से? समान स्वरों को अपन मूल स्वर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मूल स्वर। मूल स्वर कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, ये इसको मूल स्वर कहते हैं। तो दीर्घ में क्या होता है? अ या आ के बाद अ या आ आए तो इसका क्या हो जाता है? आ आदेश हो जाता है। बिल्कुल सिंपल सा, अ या आ आए या अ या आ आए तो इनका क्या आदेश हो जाता है? आ आदेश हो जाता है। ई या ई के बाद ई या बड़ी ई आए तो इनका दीर्घ आदेश ई हो जाता है। ई के बाद अगर ई आए तो इनका दीर्घ आदेश ई हो जाता है। और तीसरा है उ या उ के बाद उ या बड़ा उ या उ या उ आए तो इनका दीर्घ आदेश क्या हो जाएगा? उ हो जाएगा। बस ये स्वर संधि है, इसमें स्वरों में कुछ नहीं है। अगर आपके सामने समान स्वर आए, अ आ के बाद वापस अ आ आए तो इनका दीर्घ आदेश क्या हो जाता है? आ हो जाता है। ई के बाद अगर समान स्वर ई आए तो इनका दीर्घ आदेश क्या हो जाता है? ई हो जाता है। अगर उ के बाद दीर्घ आदेश उ आए तो इनका क्या हो जाता है? उ हो जाता है। बस यही है समान स्वर। इसमें 2 चीज याद रखनी है, समान स्वर और दीर्घ आदेश। बस ये याद हो गया तो अपन को ये दीर्घ संधि कंप्लीट हो गई। जैसे अपन उदाहरण लेते हैं महेंद्र, ये अपन महेंद्र का लेते हैं। महेंद्र का ले लिया, मही धन इंद्र, मही धन इंद्र, मही धन इंद्र क्या होगा इसका? महेंद्र, महेंद्र, म-ही-न-द्र, महेंद्र, ये हो गया। तो ये अपन ये नॉर्मल से ले सकते हैं। तो दीर्घ संधि की अगर परिभाषा पूछे तो क्या होगा? जहां समान स्वर मिलकर दीर्घ आदेश हो जाता है। अ आ के बाद अ आए तो क्या हो जाता है? आ हो जाता है। ई के बाद ई आए तो ई हो जाता है। उ के बाद उ आए तो क्या हो जाता है? उ हो जाता है। तो ये समान स्वर मिलकर दीर्घ आदेश हो जाते हैं। इनके उदाहरण अपन थोड़ी देर बाद में देखेंगे। तो इसमें अपन को 2 चीजों को याद रखना है, समान स्वर और दीर्घ आदेश। बस इसके अलावा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। दूसरा होता है गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है? अ और आ और अ और आ, ये तो 3 इसमें कॉमन रहेंगे, ये 3 कॉमन रहेंगे। अ आ के बाद अगर अ आ के बाद ई आए, अ आ के बाद ई आए, अ आ के बाद उ या उ आए, अ आ के बाद री आए, ये 3 चीज आए तो क्या हो जाता है? इनका अ आ का ये हो जाता है ए हो जाता है, उ का हो जाता है ओ हो जाता है, और री का हो जाता है अर। देखिए अपन ने ये ले लिए, ये ले लिए, ये ले लिए। अब इसके बाद अपन ने वापस इनको ई लिया, उ लिया और री ले लिया, यहां तक ले लिया अपन ने। ठीक है, अब इनका आदेश क्या हो गया? इनका आदेश देखो अपन ने यहां गलत ले दिया। इनका आदेश होगा, इनका आदेश क्या हो जाएगा? इनका आदेश ये हो जाएगा। ई के बाद अगर कोई अ के बाद ई आए तो इसका क्या आदेश हो जाता है? ए। उ के बाद अ के बाद उ आए तो इसका आदेश हो जाएगा ओ, और ई अ के बाद री आए तो इसका क्या आदेश हो जाएगा? अर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सा उदाहरण, बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है इनका। अपन जैसे एक उदाहरण लेते हैं, परोपकार। परोपकार, परोपकार का क्या होगा? पर प्लस उपकार, उपकार, पर प्लस उपकार। तो ये र है, ये इसमें क्या है? ओ है। ओ कैसे बदला? पर, र में क्या? अ है और उ है। तो अ के बाद अगर उ आए तो क्या आदेश हो जाता है? ओ हो जाता है। तो उ हट गया और र का अ हट गया, तो दोनों मिलाकर यहाँ ओ हो गया। तो ये कौन से वर्ड बन गए? परोपकार। तो अपन गुण संधि की परिभाषा क्या लेंगे दोस्तों? गुण संधि की बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है कि अ के बाद अगर ई आए, अ के बाद अगर ई आए तो इसका क्या हो जाता है? ओ, ए हो जाता है।
अ के बाद उ आए तो इसका ओ हो जाता है। अ के बाद अगर री आए तो इसका अर हो जाता है, ये आदेश हो जाता है। अब अगर तीसरी अगर संधि ले, वर्दी संधि। वर्दी संधि बहुत ही सरल है, इसमें भी कुछ नहीं करना है अपन को। अ आ, दो बार अ आएगा। अब आ के बाद अगर क्या है, आ के बाद ए आई आए, ए आई, और आ के बाद ओ या औ आए तो इसका क्या हो जाता, वर्दी हो जाएगी। इसका क्या हो जाएगी, वर्दी। देखो आप नौकरी लगोगे, नौकरी लगने के बाद जैसे जुलाई महीना आएगा वैसे इंक्रीमेंट लगता है, आपका बढ़ोतरी होती है, वर्दी होती है, वेतन वर्दी कहलाती है। वो क्या कहलाती है, वेतन वर्दी। वेतन में वर्दी होगी। वैसे ही अपन को इसमें क्या करना है, इसमें वर्दी करना है। किसमें, इन दोनों में से वर्दी करोगे तो दोनों में से बड़ा कौन है, आई है, तो इसका आई हो गए। अ के बाद ए आई आए तो आई आदेश हो जाता है। अ के बाद ओ औ आए तो इसका आदेश कौन सा हो जाएगा, औ आदेश हो जाएगा। बस यही वर्दी संधि है, बिल्कुल सी सिंपल, एकदम सरल। जैसे उदाहरण लेते हैं, सदा धन एव, सदा धन एव, बिल्कुल सरल है। सदा में क्या है, आ है, आ के बाद ए आया तो इसका क्या हो जाएगा, आई आदेश हो जाएगा। आई की मात्रा कैसे लगेगी, हमेशा दो मात्रा लगती है। आई की कितनी लगती है, दो मात्रा लगती है। तो क्या हो जाएगा, सदैव, सदैव। ये इसकी ये संधि विच्छेद हो गए। तो मैं आशा करता हूं कि तीन तो आपको समझ में आ गई होगी। कौन सी, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की परिभाषा क्या होगी कि जहां समान स्वर मिलकर दीर्घ आदेश हो जाते हैं। जैसे अ आ मिलकर, आ के बाद अ आए तो आ हो जाता है, ई के बाद ई आए तो ई हो जाता है, उ के बाद उ आए तो उ हो जाता है, ये हो जाता है। तो ये दीर्घ आदेश हो जाता है, तो ये दीर्घ संधि कहलाती है। दूसरी गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है, गुणा कर देते हैं, इसको बढ़ा देते हैं। जैसे अ के बाद ई आए तो इसका ए हो जाता है, अ के बाद उ आए तो उसका ओ हो जाता है, अ के बाद री आए तो इसका अर हो जाता है। ये हो गया वर्दी संधि। वर्दी संधि में बढ़ोतरी हो जाती है, जो बड़ा वाला है वो आगे आ जाता है। कैसे, अ के बाद अगर ए आई आए तो उसका आई आदेश हो जाता है, अ के बाद ओ औ आए तो उसका औ आदेश हो जाता है। उदाहरण अपन बाद में देखेंगे। ये तीन हो गए। अब अपन लेते हैं चौथी, वो यण संधि, जो सबकी फेवरेट और बढ़िया है और हर बार परीक्षा में इसमें पूछे जाते हैं। ज्यादातर इनके परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सी, यण संधि। यण संधि बहुत ही प्यारी संधि है और लगभग हर एक एग्जाम में इसके उदाहरण पूछ लिए जाते हैं, या इनका वापस एकीकरण संधि करना पूछ लिया जाता है, या संधि विच्छेद को संधि युक्त करना पूछ लिया जाता है। अलग अलग तरीके से इनके सवाल पूछे जाते हैं। और यण संधि देखो दोस्तों, ये तीन तो फिर भी याद हो जाती है, लेकिन यण संधि बहुत ही मुश्किल से याद होती है। तो यण संधि को अपन देखते हैं क्या होती है। यण संधि, यण संधि में कुछ नहीं करना है आपको। ई उ री, और एक संस्कृत में भी आता है और हिंदी में कभी कभी पूछ लेता है, लिरी, ई उ री ली, ई उ री ल, यूरिल, ई उ री ल, यूरिल के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए, यूरिल के बाद क्या आए, कोई भिन्न स्वर का मतलब क्या होता है दोस्तों, भिन्न स्वर का मतलब कोई अलग अक्षर आए, अलग वर्ण आए। अगर सेम आएगा इसके आगे, ई के बाद ई आए, अगर सेम आ जाएगा तो कौन सी हो जाएगी, दीर्घ संधि। इसलिए अगर ई उ री और ली, ई उ री ल के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए तो इसका ई उ री ल का क्या हो जाएगा, यूरिल का ई का हो जाएगा य, व, र और ल, इन चारों का हो जाएगा। ई का हो जाएगा य, ई का हो जाएगा य, उ का हो जाएगा व, री का हो जाएगा र और ली का हो जाएगा ल। वैसे अपन एक इसको स्पीड में याद करते हैं। अगर आपको याद करना है इसको इस तरीके से याद करना, दोनों को रट लेना है, घोट लेना है, अच्छी तरीके से याद कर लो ताकि आपको याद हो जाए। यूरिल के बाद यूरिल, इसको एक स्पीड में बोलना है। यूरिल के बाद भिन्न स्वर आए तो इसका यूरिल का क्या हो जाता है, यवरल हो जाता है। यूरिल यवरल, यूरिल यवरल, यूरिल यवरल, बस ऐसे ही याद करना आपको। यूरिल ई उ री ल, यूरिल के बाद भिन्न स्वर आए तो इसका यवरल हो जाता है।
यूरिल के बाद भिन्न स्वर आए तो इसका यूरल हो जाता। बहुत ही अच्छी है दोस्तों, इसमें कोई ऐसा कोई ज्यादा नहीं है। जैसे इसका उदाहरण है, इसके खूब सारे हैं जो इसके अलग अलग ले सकते हैं। जैसे पर्यावरण, पर्यावरण, तो पर्यावरण का क्या होगा दोस्तों? परिधन आवरण, परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण, परि, परि इसमें क्या है? ई है, ई के बाद क्या आया? आ आया। तो ई के बाद आ आए तो इसका क्या आदेश हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो ये हो गया, और ये र तो रह गया, तो प, और प के बाद यह आ गया, यह आ गया, और यह के ऊपर ये मात्रा, ये हो गया, आ हो गया, और ये र की मात्रा, पर्यावरण, पर्यावरण। ये दोस्तों इस प्रकार से ये शब्द बन गए हैं। तो यण संधि की परिभाषा याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका है यूरिल यूरल, यूरिल यूरल। ऐसा देख लो कि दो नाम के दो हीरो थे, दो दोस्त थे, और बीच में ये गब्बर सिंह आ जाए। ये जय है और ये वीरू है, तो जय वीरू की तरह इनको याद करना है। जय का क्या नाम था? यूरिल, और जय वीरू को क्या नाम था? यूरल। जय यूरल, यूरिल यूरल, यूरिल यूरल, और बीच में कौन है? बीच में वही गब्बर सिंह, बीच में गब्बर सिंह आ गए, ये भिन्न स्वर, गब्बर सिंह हो गए भिन्न स्वर। तो इनका याद करने का सिंपल सा तरीका है कि ई उ री ल के बाद, यूरिल के बाद अगर भिन्न स्वर आए तो यूरिल का क्या हो जाता है? यूरल हो जाता है। यूरिल का क्या हो जाता है? यूरल। ई उ री ल के बाद भिन्न स्वर आए तो यूरिल का यूरल हो जाता है। बस यही यण संधि है, दूसरी कुछ नहीं। अब इसको आप चाहो तो कितने ही लंबे चौड़े अपने बहुत ही बड़े बड़े ग्रंथों में आप लिख कर सकते हो कि हमने ऐसा किया। यूरिल य के बाद, ई के बाद भिन्न स्वर आए तो उसके स्थान पर यह आदेश हो जाता है। ऊ के बाद भिन्न स्वर आए तो उनके स्थान पर ये वह आदेश हो जाता है। कैसे भी लंबी चौड़ी बना दो, लेकिन मेन शब्द यही है, यूरिल के बाद भिन्न स्वर आए तो यूरल हो जाता है। बस यही है। अब पीछे बची अपन की अयादी। अयादी भी संधि बहुत ही अच्छी है। अयादी संधि में क्या होता है? पीछे कौन बच गए? अब ए आई ओ औ, ये चार चीज बच गए। चारों को क्रम से लिख दो, ए आई ओ और औ। इन चारों को लिख दिया, और चारों के बाद क्या कर दिया? चारों के बाद कोई भिन्न स्वर, चारों के बाद लिख दिया भिन्न स्वर, चारों के बाद भिन्न स्वर। तो चारों के बाद भिन्न स्वर आ जाए तो इनका क्या हो जाएगा? ए आई ओ औ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आ जाए, भिन्न स्वर का मतलब होता है अलग अलग अक्षर, ए के बाद ए नहीं आना चाहिए, कोई दूसरा आ जाए। तो ए आई ओ औ के बाद अगर भिन्न स्वर आ जाए तो इनका क्या हो जाता है? अय, आय, अय, आय, अव और आव, ये चार चीज बन जाते हैं। अय, अय, आय, अव, आव, ये चार इनके बन जाते हैं। ए आई ओ औ के बाद अगर भिन्न स्वर आए तो ए का क्या बन जाता है? अय बन जाता है। ओ का क्या बन जाता है? आय, या नहीं, ए का बन जाता है अय, और ऐ का बन जाता है आय। ओ का बन जाता है औ, और औ का आव बन जाता है, आव बन जाता है। अव और आव, ए आई ओ औ, इसको ऐसे स्पीड में याद करना। ए आई ओ औ के बाद अगर भिन्न स्वर आए तो ए आई ओ औ का, ए आई ओ औ का अय आय अव आव हो जाता है, अय आय अव आव हो जाता है। ये चार आदेश हो जाते हैं, बिल्कुल बस सिंपल सी है। और ये दोस्तों ये अपन की स्वर संधि हो गई। स्वर संधि में कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। नंबर एक, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है? जहां समान स्वर मिलकर दीर्घ आदेश हो जाते हैं उसको स्वर संधि या दीर्घ संधि कहते हैं। गुण संधि में अ आ के बाद ई आए तो ए हो जाता, अ आ के बाद ऊ आए तो ओ हो जाता, अ आ के बाद री आए तो अर हो जाता। वर्धी संधि में अ आ के बाद ए आई आए तो उसकी वर्धी आदेश हो जाती है, बड़ा वाला आ जाता है। कौन सा आ जाता है? आई आ जाता है। अ आ के बाद ओ औ आए तो उसका बड़ा वाला आदेश औ हो जाता है। यण संधि में दो शब्द याद करने हैं, यूरिल और यूरल। यूरिल यूरल, ई उ री ल के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए तो ई उ री ल का क्या हो जाता है? य व र ल हो जाता। और इसमें अयादी संधि में, अयादी संधि में ए आई ओ औ के बाद अगर भिन्न स्वर आए तो अय आय अव आव, ये चार आदेश हो जाते हैं।
बस यही अपन की संधि है, कोई नहीं। थैंक यू, नमस्कार। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी और रीट लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड में आपको बहुत सहयोग मिलेगी और रीट के अलावा दूसरे में भी आपको सहयोग मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद।